हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा लास्ट टॉपिक एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर था पोषक तत्व। पोषक तत्वों में हमने पोषक तत्वों के कार्य पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे कि लेसन वही है लेकिन उसमें टॉपिक दूसरा है। देखिए, पादप द्वारा पोषक तत्वों को अधिग्रहण करने की क्रियाविधि, यानी कि पादप जो है वो पोषक तत्वों को किस प्रकार से अधिग्रहित करता है, किस प्रकार से उसको अपने अंदर समाहित करता है। 4 स्टेप मैंने बताए थे। एक वीडियो जो पीछे का नेक्स्ट लास्ट वीडियो जो था उसमें मैंने आपको इसके स्टेप बताए थे अधिग्रहण के। तो 4 इसके अंदर स्टेप बताए थे, उन चारों को हम अलग अलग आज स्टडी करेंगे कि वो क्या है। सबसे पहला जो है वो है मृदा ठोस कणों से विलीन प्रावस्था में आयनों का स्थानांतरण। तो देखिए, जो मृदा है उसमें अकार्बनिक और कार्बनिक कण जो हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। कार्बनिक कणों की बात करूं तो कार्बन के जितने भी कार्बन के यौगिक हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो चाहे प्रोटीन्स हो, ठीक है, वो सारे के सारे कार्बनिक ही हैं बेसिकली, तो वो ठोस अवस्था में रहते हैं। अकार्बनिक में सारे के सारे धात्विक यौगिक आ जाते हैं, जैसे जिसके अंदर हमने पोषक तत्वों की बात करी थी, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, आयरन हुआ, ये सारे के सारे अकार्बनिक यौगिक। तो ये सारे जो हैं वो ठोस अवस्था में मृदा में उपस्थित होते हैं। अब ठोस अवस्था में जब ये होते हैं तो ये मृदा के जल के साथ, यानी कि पहला स्टेप देखिए क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक कण जो हैं वो मृदा जल के साथ क्रिया कर लेते हैं। क्रिया करने के बाद में वो क्या बना लेते हैं, मृदा विलयन, यानी कि ये जल जो है एक विलायक की तरह कार्य कर रहा है और ये विलेय की तरह कार्य कर रहा है। तो विलेय प्लस विलायक जो है वो विलयन बनेगा। उस विलयन में ये जो कार्बनिक और अकार्बनिक कण थे ये क्या है, आयनों के रूप में मतलब जो है वो आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। तो उस जल में क्या है, आयंस जो है वो उपस्थित होते हैं। पहला स्टेप जो है इतना सही है। ठोस कण जो है वो क्या है, विलयन में बदलते हैं। विलयन में बदलने पर उनका जो आयनन हो जाता है और वो आयनों में स्थानांतरित हो जाते हैं। बात समझ में आई। दूसरा स्टेप जो है इसका वो है ठोस कणों से विलयन से जड़ पृष्ठ तक आयनों का स्थानांतरण। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हमने। तो देखिए, अगला जो चरण है वो है मृदा विलयन से जड़ पृष्ठ पर आयनों का स्थानांतरण। ये दूसरा स्टेप होता है, ठीक है। पोषक तत्वों के अधिग्रहण का ये सेकंड स्टेप है। इसमें क्या होता है कि मृदा विलयन से जड़ पृष्ठ पर आयनों का स्थानांतरण 3 विधियों से या 3 प्रकार से हो सकता है। पहला देखिए, इसमें है जल अपरोधन, जड़ अपरोधन, माफ कीजिएगा, जड़ अपरोधन। इसमें क्या है, जड़ें जो है वो मृदा कोलाइड के संपर्क में आती हैं। अब मृदा कोलाइड क्या है, जो हमने पहले स्टेप में विलयन बनाया था, आयनों के आयंस जो थे वो जल मृदा जल के अंदर घुलकर एक विलयन बना लेते हैं। उसी विलयन के अंदर मृदा के जो दूसरे कण हैं वो भी घुल जाते हैं और उन कणों का आकार अगर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है तो फिर उस विलयन को हम कोलाइडी विलयन कहते हैं, ठीक है। कोलाइडी विलयन की ये खासियत होती है, हम पढ़ चुके हैं पहले कि कोलाइडी विलयन जो है या मृदा कोलाइड्स जो हैं उनमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। बाकी जो है विलायक तो उसमें होगा, जल जो है वो विलायक होगा। तो देखिए, इसके अंदर जड़ें जो है वो मृदा कोलाइड के संपर्क में आती हैं। पहला चरण तो ये हो गया। फिर उसके बाद होता है सहनती प्रवाह, ठीक है। सहनती प्रवाह को हम मास फ्लो भी बोलते हैं। मास फ्लो का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जड़ों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण होता है कि जब जड़ें जो है मृदा कोलाइड के संपर्क में आ चुकी हैं तो वो उस जड़ों की सतह के ऊपर वो पदार्थ जो है वो चिपक जाते हैं। फिर उन पदार्थों का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जितनी ज्यादा होगी सहनती प्रवाह की क्रिया उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि पत्तियों से अगर पानी ज्यादा मात्रा में निकलता रहेगा तो पादप में उतनी ही कमी आ जाएगी पानी की। उस कमी को पूरा करने के लिए जो जड़ें हैं वो ज्यादा मात्रा में पानी को सोखेंगी, ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों को भूमि में से सोखेंगी, ठीक है। तो पत्तियों पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अगर ज्यादा होती है तो
उसका प्रभाव सीधा किस पे पड़ता है, मास फ्लो की क्रिया के ऊपर पड़ता है, यानी कि मास फ्लो जो है उसकी क्रिया बढ़ जाती है। ये जो विधि है मास फ्लो या संहति प्रवाह, ये नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर सल्फर जो है इसका अवशोषण जो है, इन 4-5 एलिमेंट का अवशोषण जो है इस विधि से बहुत ही जो है सरलता पूर्वक होता है। इसी चरण में फिर तीसरा स्टेप जो आता है वो है विसरण। अब विसरण देखिए क्या होता है। विसरण जो है हम 12th में जो केमिस्ट्री है उसके अंदर भी इसको पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विसरण क्या होता है कि जब कोई भी पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है तो उसको हम विसरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक कमरा है, उस कमरे के एक कोने में एक अगरबत्ती जला दी है या एक परफ्यूम की बोतल जो है उसमें से हमने परफ्यूम को छिड़का, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद में पूरे कमरे के अंदर उस परफ्यूम की या उस अगरबत्ती की खुशबू जो है वो फैल जाती है। फैलती है कि नहीं? तो अगर उस पूरे की खुशबू फैल जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगरबत्ती जो है या परफ्यूम जो था वो तो एक कोने में उसकी सांद्रता ज्यादा थी, धीरे धीरे वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप ही गति करता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। विसरण को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ये कांच का गिलास है, इसके अंदर पानी डाल दिया और इसके अंदर शाई की एक बूंद डाल दो, यहाँ पर ये शाई की एक बूंद डाल दी, तो ये शाई धीरे धीरे देखना अपने आप पानी के अंदर फैलती जाएगी आगे की ओर, अपने आप फैलती जाती है। तो ये पानी की बूंद अपने आप फैलती है, इस गति को विसरण कहा जाता है। समझ में आया? तो ये विसरण कहलाती है। अब विसरण का इसमें क्या रोल है, तो जड़ें जो है जब उसके आसपास का जो वातावरण है वहां पर मृदा कोलाइड इकट्ठे हो जाते हैं, तो मृदा कोलाइड के अंदर जो आयंस हैं वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने लगते हैं अपने आप, यानी कि वो मृदा के कोलॉइड्स और उसके अंदर उपस्थित जो कण हैं वो स्वतः ही जड़ों की ओर गति करते हैं। इस विधि को, इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे स्टेप के अंदर जड़ पृष्ठ पर आयनों का स्थानांतरण जो है वो 3 प्रकार से हो जाता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से थे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरा स्टेप है, ये दूसरा हो गया, तीसरा स्टेप जो है वो है जड़ों के अंदर आयनों का प्रवेश। तो जड़ों के अंदर आयनों का प्रवेश जो है वो 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है निष्क्रिय अवशोषण और एक होता है सक्रिय अवशोषण। तो चलिए इन दोनों की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है इसका, जड़ों के अंदर आयनों का प्रवेश 2 प्रकार से होता है, एक तो है निष्क्रिय अवशोषण और एक होता है सक्रिय अवशोषण। पहले मैं आपको अवशोषण का मतलब बता देता हूँ, इसको इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अवशोषण का मतलब ये है कि किसी भी सरफेस के ऊपर किसी दूसरे पदार्थ का संचित हो जाना। ठीक है, तो 2 प्रकार से ऐसा हो सकता है, एक तो होता है निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण में क्या है कि इस प्रक्रिया के लिए उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये प्रक्रिया जो है स्वतः होती है, अपने आप होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो बाहर विलयन है, जड़ के बाहर जो विलयन है उसका लगातार विसरण होता रहता है, यानी कि वो विलयन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर लगातार गति करता रहता है। अच्छा, इस लगातार गति के पीछे प्रेरक बल जो है वो विद्युत रासायनिक विभव होता है, यानी कि किसी भी क्रिया को करने के लिए एक प्रेरक बल की आवश्यकता होती है। तो प्रेरक बल जो है वो विद्युत रासायनिक विभव इसमें कार्य करेगा। विभव ये है क्या, विद्युत रासायनिक विभव क्या चीज है, तो विलयन की सांद्रता और उसके आयनों के आवेश का अनुपात जो है उस पर ये विभव निर्भर करता है, यानी कि विलयन की सांद्रता और उसमें उपस्थित आयनों के ऊपर आवेश के अंदर जितना ज्यादा अंतर होगा, अनुपात में जितना ज्यादा अंतर होगा, विद्युत रासायनिक विभव उतना ही ज्यादा होगा। विद्युत रासायनिक विभव जितना ज्यादा होगा, प्रेरक बल की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे क्या है कि विसरण बढ़ता जाएगा, विसरण बढ़ता जाएगा तो निष्क्रिय अवशोषण बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये तो वो निष्क्रिय अवशोषण हुआ जिसमें ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर अगर हम बात करें सक्रिय अवशोषण की,
तो इसके अंदर एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसमें उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो लगातार होती है। जो रूट है, जो जड़ है, उसके कोश द्वारा ऊर्जा का व्यय होता है, यानी कि उसके द्वारा उसके अंदर उपस्थित जो एनर्जी है वो एनर्जी इस प्रक्रिया के अंदर काम आती है। अवशोषण के लिए आयनों की वर्णन क्षमता उत्तरदायी होती है। वर्णन क्षमता को बोलते हैं सिलेक्टिविटी पावर, ठीक है, सिलेक्टिविटी। तो आयंस जो है अपनी सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के आधार पर अवशोषित होते हैं। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि अगर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आयंस हैं तो उनमें से कुछ सिलेक्टिव आयंस होंगे जो उस जड़ की सतह पर अवशोषित होंगे। जड़ की सतह पर अवशोषित होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा, तो उसमें जो छत्ते के अंदर जो छेद होते हैं जिसमें मधुमक्खियां बैठती हैं, उनका आकार निश्चित होता है, उसमें वो मधुमक्खियां ही बैठ सकती हैं। अगर कोई और कीट पतंगा आके और उस छत्ते पे बैठना चाहे, उस छेद के अंदर बैठना चाहे तो वो नहीं बैठ सकता। तो ऐसे ही सिलेक्टिव जो है एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है इनकी, वो इसके लिए उत्तरदायी होती है। आयंस जो है वो वाहक का कार्य करते हैं, ठीक है, वाहक की तरह कार्य करते हैं, यानी कि आयनों की गति होगी तो वो इसमें जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे। और आयंस जो है वो जड़ कोश के अंदर मुक्त होते हैं, यानी कि जड़ों की जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के द्वारा जो उत्तक बने हुए हैं, उन उत्तकों के अंदर प्रवेश करके आयन जो है वो उसमें मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण जो है इस प्रकार से ये दो प्रकार हैं कि जड़ों के अंदर आयनों का प्रवेश किस प्रकार से होता है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो है जड़ से तने एवं पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण, यानी कि जड़ों के अंदर तो आयनों का प्रवेश हो चुका है, अब उस जड़ से आगे तने तक और फिर तने से फिर टहनियों तक और टहनियों से आगे पत्तियों तक जल का जो पोषक तत्व है उनका स्थानांतरण कैसे होगा, ये हम फोर्थ स्टेप में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, लास्ट स्टेप जो है वो जड़ से तने व पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने तीसरे स्टेप में पढ़ा था कि जड़ द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, आयंस जो है उन आयनों का अवशोषण जो है वो जड़ के द्वारा हो जाता है। तो अब वो आयंस जो है वो जाइलम वाहिका के अंदर चले जाते हैं। ये जाइलम वाहिका जो है आपने पढ़ी होगी वनस्पति विज्ञान के अंदर, बायो में आपने पढ़ा होगा, फ्लोएम जाइलम ये उत्तकों के प्रकार हैं, ठीक है। तो जाइलम वाहिका जो होती है उसके अंदर ये आयन प्रवेश कर जाते हैं। अब ये जाइलम वाहिका जो है ये पूरे पादप के शरीर में फैली होती है, यानी कि तने के अंदर पत्तियों तक ये जाती है। तो वहां तक ये जाइलम वाहिका के अंदर से होते हुए ये आयंस जो है वो तने और पत्तियों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा इसमें प्रक्रिया है, याद करना आसान है इसके अंदर, हालांकि प्रक्रिया तो बहुत मुश्किल होगी। अब देखिए नाइट्रोजन का जो स्थानांतरण है, ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है हमें पता है कि गैस है और वातावरण में ये जो है वो पादपों को नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त होती है। तो जो नाइट्रोजन का स्थानांतरण जो है पत्तियों तक या तने तक, वो नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम के रूप में, नाइट्रेट यानी कि NO3 नाइट्रेट, अमोनियम का मतलब NH4 पॉजिटिव, और अमीनो एसिड है ना, अमीनो एसिड जो है जिसमें कार्बोक्सिलिक और NH2 दोनों ही समूह उपस्थित हों, ऐसा कार्बनिक यौगिक अमीनोमर कहा जाता है। तो इनके रूप में पत्तियों तक ये इसका स्थानांतरण होता है, ठीक। तो ये 4 स्टेप थे भाई, जिसमें क्या था कि हमने ये पढ़ा कि आयनों का या पोषक तत्वों का जो स्थानांतरण है वो एक जड़ से लेकर पत्तियों तक कैसे होता है, इन 4 चरणों के अंदर हमने सीखा, ठीक है। तो इसको आपने याद कर लेना अच्छे से। फिर इसके बाद में एक और टॉपिक है और ये है सांकेतिक पौधे, ठीक है। सांकेतिक पौधे क्या है? सांकेतिक पौधे वो पौधे हैं जो संकेत करते हैं किसी चीज की ओर, ठीक है, संकेत करते हैं।
इंग्लिश में इनको इंडिकेटर प्लांट कहते हैं, प्लांट अपन कहेंगे। तो संकेत किस चीज की तरफ? तत्वों की कमी की ओर संकेत। तत्वों की कमी की ओर संकेत करते हैं। ये वो प्लांट हैं जो तत्वों की, मृदा के अंदर तत्वों की कमी की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट है कौन कौन से? इसमें आपकी बुक के अंदर इसकी लिस्ट दी हुई है। तो जैसे इसके अंदर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की जो कमी है वो मक्का, गेहूं, जौ, दलहन पौधे जो हैं उनसे पता लगेगी। फास्फोरस जो है इसकी कमी मक्का, जौ, टमाटर, सेम, रिजका। पोटेशियम जो है, पोटेशियम की कमी जो है वो कपास, केला, आलू, रिजका, तंबाकू, गन्ना, अनाज फसलें और सब्जियां, इनके अंदर जो है वो इनकी कमी जो है वो सांकेतिक रूप से पता लगेगी। कैल्शियम की कमी जो है वो बरसीम और दलहनी फसलों से पता लगती है। मैग्नीशियम जो है आलू, फूल गोभी, सेम, चेरी, है ना। तो ये सारे के सारे जो प्लांट हैं इनसे इन तत्वों की कमी का पता लगता है। कमी का पता कैसे लगेगा? उसका कारण होता है कि जैसे कोई प्लांट है, जैसे मक्का की अगर हम बात करें तो मक्का जो है उसके जो दाने हैं, अगर उनके दानों का रंग जो है वो अलग प्रकार का है, ठीक है, मतलब नॉर्मली आपने देखा होगा मक्का के जो दाने हैं वो अगर वो कच्ची अवस्था में है तो हल्का जो है नारंगी रंग होता है और पकने के बाद में नारंगी रंग आ जाता है उसके अंदर। तो अगर उसके अंदर किसी पोषक तत्व की कमी है तो सीधा सा जो है वो उसका जो फर्क है वो उसके दानों के रंग पे पड़ेगा। इसके अलावा दानों की संख्या पर पड़ेगा। ठीक है, एक जो भुट्टा होता है उस भुट्टे के ऊपर जो दानों की संख्या है और उनका जो क्रम है इस पर असर पड़ेगा कि उसके अंदर पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। तीसरा असर जो है किसी भी पादप की पत्तियों पर पड़ता है। जैसे अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की अगर अधिकता होगी तो पादप जो है उसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की होंगी। पादप के ऊपर लगने वाले जो फल हैं उनके अंदर हरेपन की अधिकता होगी और पादप का जो तना है वो भी हरा होगा अगर नाइट्रोजन अधिक मात्रा में। लेकिन अगर नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां जो है उनमें पीला रंग आ जाएगा। जो फल हैं या सब्जियां हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो उनके अंदर पीला रंग आ जाएगा। अगर आयरन की अधिकता है तो लाल रंग की अधिकता बढ़ जाती है, अगर आयरन कम है तो लाल रंग जो है वो कम हो जाएगा। ऐसे ही कैल्शियम की अगर अधिकता है तो कैल्शियम की अधिकता होने की वजह से ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट बनेगा जिसकी वजह से तना जो है, पत्तियां हुई, तना हुआ, टहनियां हुई, वो बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाती हैं। ठीक है, अगर कैल्शियम की कमी है तो पत्तियां, तना और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे जो कि पादप के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक पौधा जो है वो किसी पादप, किसी पोषक तत्व की कमी का संकेत करता है। उसको देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस पादप के अंदर या इस मृदा के अंदर अगर ये पादप उगा हुआ है तो इसके लक्षणों के आधार पर यह पहचाना जा सकता है कि इसमें इस चीज की कमी है। ठीक, तो ये तो कमी की बात हमने करी कि कमी की वजह से कौन से लक्षण पैदा हो जाते हैं और आपने पहले पढ़ भी लिया कि कमी से क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं, हमने डिस्कस किया। अब हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर पोषक तत्वों की अधिकता हो जाए तो वो विषैला प्रभाव दर्शाने लगते हैं। तो पोषक तत्वों की अधिकता से जो विषैला प्रभाव उत्पन्न होगा पादप के ऊपर वो क्या होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।